সবাই যখন মৃত্যুটাকে ভীষণ ভয় পায়, আমি তখন হাসতে হাসতে আল্লাহর কাছে ভীষণ সন্তুষ্টি নিয়ে পৌঁছাতে চাই যে আমি একটা ন্যূনতম ওই জীবনটা লিড করতে পারলাম। আমি একটা ইনসাফের হাসি নিয়ে আমি আমার আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে চাই। হায়াত মৌতের মালিক আল্লাহ, ন্যূনতম সিকিউরিটি নিয়ে চলাও अस्सलामुअलैकुम। उस्मान हादी एक 32 साल का लड़का जिसका बांग्लादेश के अंदर बड़ी ही बेदर्दी के साथ मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन इसकी वजह क्या होती है जानेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस कहानी को जानने के लिए शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ये बात है साल 1970 की, जब पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और उसे मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था। इसी तरह से मशरकी पाकिस्तान के अंदर भी हालात बिगड़ जाते हैं। पाकिस्तानी फौज ढाका के अंदर जाकर हथियार डाल देती है और इसके बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश मार्ज वजूद में आ जाता है। बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन जाता है। अब पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है, जिनमें इकॉनमी के मसले, ग्रोथ, जीडीपी, एजुकेशन, हेल्थ और दूसरे क्राइम के मसले शामिल थे। लेकिन बांग्लादेश को गुजरते टाइम के साथ बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दूसरी जानिब बांग्लादेश का इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे। उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह थी शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के बानी थे। इन्होंने ही बांग्लादेश को एक अलग मुल्क बनाया था। शेख मुजीबुर रहमान कौन थे? सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के बानी और पहले सदर थे। 1971 की आज़ादी की जंग में वो सियासी तौर पर फार रहे और बाद में मुल्क की आज़ादी में ख़ानदान ने अहम किरदार अदा किया। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब और इनके तीनों बेटों का मर्डर कर दिया गया, लेकिन इनकी एक बेटी शेख हसीना वाजिद मुल्क से बाहर थी। इसके बाद वो तकरीबन 6 साल बाद जलावतनी में रहीं। शेख हसीना वाजिद 1981 में अवामी लीग पार्टी की सरबराह मुंतखब हुई, जो इन्हीं के वालिद ने बनाई थी। ये पार्टी सेकुलर, तरक्की पसंद और अवामी मुफाद पर मबनी नज़रियात की हामिल है। अवामी लीग अमूमन भारत के साथ करीबी ताल्लुकात और खित्ते में अमन व अमान तरक्की पर जोर देती रही। शेख हसीना ने मुख्तलिफ औकात में बांग्लादेश की वज़ारत उज़्मा संभाली। जून 1996 से अक्टूबर 2001 तक इनकी पहली हुकूमत रही। पहली बार मुंतखब वज़ीर आज़म बनी और 5 साल का दौर मुकम्मल किया। दूसरा दौर जनवरी 2009 से जनवरी 2014 तक रहा। अवामी लीग ने बड़ी अक्सरियत से जीत कर दोबारा हुकूमत बनाई। इसी वक्त इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कायम हुआ, जिसने 1971 की जंग में जराइम के मुकदमात चलाए। तीसरा दौर जनवरी 2014 दिसंबर 2018 तक रहा। एक बार फिर जीत कर वज़ीर आज़म रही, हालांकि अपोजिशन ने एहतजाज किया। चौथा दौर दिसंबर 2018 से अगस्त 2024 तक रहा। इन्होंने बड़ी इंतखाबी जीत ली, लेकिन फिर 2024 में बड़े मुजाहरों और सियासी बहरान के बाद इस्तीफा देना पड़ा। तकरीबन 20 साल तक ये वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहीं, जो कि बांग्लादेश की तारीख से सबसे ज़्यादा लंबा अरसा है। लेकिन इनकी हुकूमत को गिराया क्यों गया? इनकी हुकूमत को आखिर कौन से मसाइल दरपेश थे और आखिर किन वजह से इनकी हुकूमत को गिराया गया? उसकी वजह थी इंडिया के साथ ज़रूरत से ज़्यादा ताल्लुकात होना। इंडिया बांग्लादेश के तमाम फैसले करता था, इंडिया की जीडीपी को कंट्रोल करता था और इनके तमाम क्राइसिस के हवाले से पूरी की पूरी रिपोर्ट इंडिया से जारी होती थी। इंडिया का इनकी पूरी गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल था। बांग्लादेश के अंदर होने वाले हर काम को इंडिया की तरफ से किया जाता था। शेख हसीना वाजिद भी अपने वालिद की तरह इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात रखती थी और ये बातें बांग्लादेश के लोगों को पसंद नहीं थी। बांग्लादेश के लोग ये चाहते थे कि बांग्लादेश एक अलग ऐसी रियासत हो जो खुद मुख्तार हो और उसकी अपनी सालमियत हो और वो अवाम के मुफाद के लिए काम करे, ना कि किसी दूसरे कंट्री को खुश करने के लिए काम करे। लेकिन ये बात शेख हसीना वाजिद को पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें हेल्थ के मसाइल, क्राइम के मसाइल और एजुकेशन के मसाइल। आखिरकार फिर हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। ना सिर्फ इनकी गवर्नमेंट को गिराया गया, बल्कि बहुत ही बड़े मुजाहरे हुए। इन मुजाहरों की वजह क्या थी और इनके पीछे कौन से लोग थे जिनकी वजह से शेख हसीना वाजिद को अपना मुल्क तक छोड़ना पड़ा?
इनमें सबसे बड़ा नाम है उस्मान हादी। लेकिन ये उस्मान हादी आखिर कौन था, कहाँ से आया था और क्या करना चाहता था, आइए जानते हैं। उस्मान हादी का पूरा नाम शारिफ उस्मान बिन हादी था। एक बांग्लादेशी सियासी कारकुन, शायर, उस्ताद, स्पोक पर्सन और तर्जमान था और नौजवानों का रहनुमा था। वो 30 जून 1993 को जलकती के इलाके नाचल्टी में पैदा हुआ। इन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और सियासत में मुतालिया किया। उस्मान हादी ने 13 अगस्त 2024 को इनकलाब मंचा नामी एक तहरीक प्लेटफार्म कायम किया, जिसका मकसद था बांग्लादेश की आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, हर किस्म की तशद्दुद के खिलाफ जद्दोजहद, एक इंसाफ पर मबनी रियासत कायम करना जहाँ अवाम के बुनियादी हकूक़ महफूज हों, मौजूदा सियासी निज़ाम में तब्दीली और नया सियासी कल्चर लाना। यह तहरीक दरअसल 2024 की जुलाई की अवामी बगावत के बाद उभरी, जब मुल्क में बड़े पैमाने पर तालिबे इल्मों और नौजवानों ने एहतजाज शुरू किया। इनकलाब में मंचा एक सकाफती और सियासी प्लेटफार्म था जो इस बगावत के नतीजे में अवाम के मुनज़्ज़म करने और मुतालबात रखने के लिए कायम हुआ। इनकलाब मंचा की तहरीक और मकासद। उस्मान हादी और इनकलाब मंचा ने चंद बड़े मुतालबात उठाए। अवामी लीग को नाम नहाद दहशतगर्द तंजीम करार देने की तजवीज़, साबिक हुकूमत के रहनुमाओं के खिलाफ इंसाफ और एहतसाब का मुतालबा, मुल्की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ बैरूनी असरात का मुकाबला, बांग्लादेश का सियासी फ़िज़ा में बेहतर असूल और अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। यह तहरीक तलबा, नौजवानों और कारकुनों को एक जगह लाकर सड़कों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों के जरिए अपना पैगाम अवाम तक पहुंचाती थी। उस्मान हादी ने इनकलाब मंचा के जरिए नौजवानों और आम लोगों में बड़े शोहरत हासिल की, खासकर वो जिस तरह के नौजवान नस्ल के मुस्तकिल समाजी तब्दीली और सियासी शमूलियत की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो अवामी लीग और मौजूदा सियासी क़यादत पर सख्त तनकीद करते थे, ख़ास तौर पर भारत के साथ ताल्लुकात और साबिक़ हुकूमत की पॉलिसियों पर। इनकी तकरीरों और सोशल मीडिया पर पैगाम नौजवानों में बहुत मकबूल हुए, जिससे वो एक बड़े अवामी चेहरा बन गया। इनकलाबी मंचा के असरात क्या हुए? इनकलाबी मंचा ने तालिबे इल्मों और नौजवानों को मुनज़्ज़म किया। यह तहरीक अवामी रज़ाकारियत, एहतजाजी पैगामात और आज़ादी की जद्दोजहद की अलामत बन गई। उस्मान हादी एक नौजवान मुतहरक और सियासी रहनुमा था, जिन्होंने बांग्लादेश और इनकलाब मंचा जैसी तहरीक के जरिए नौजवानों को जमा किया। जुलाई से इस तहरीक ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया था। लोग बड़ी तादाद में इंतखाब मंशा की इस तहरीक के अंदर जुड़ना शुरू हो गए और आखिरकार 5 अगस्त को नौजवानों और बांग्लादेश की अवाम ने पार्लियामेंट और पीएम हाउस के ऊपर धावा बोल दिया। लोगों की बड़ी तादाद इस मुजाहरे के अंदर शामिल थी। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, जहां पर इन लोगों ने बांग्लादेश की हुकूमत को गिरा दिया और हसीना वाजिद को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। हसीना वाजिद ने एक दफ़ा तो इन नौजवानों को ललकारा था और ताकत के ज़ोर पर इनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस्मान हादी का यही कहना था कि हम लोग सर पर कफन बांध कर आए हैं और हम लोग इस हुकूमत को गिरा कर ही रहे। और आखिरकार फिर इस कहानी के अंदर एंट्री होती है बांग्लादेश के आर्मी चीफ की। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा तो दे दिया, फिर इसके बाद इन बांग्लादेश के आर्मी के हेलीकॉप्टर में बिठाकर इंडिया रवाना कर दिया। हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद इसके आफ्टर इफेक्ट भी नज़र आने। हसीना वाजिद के जाने के बाद शेख मुजीब, जो कि हसीना के वालिद थे और अवामी लीग के बानी थे, उनके स्टैचू को तोड़ दिया और इनकी पार्लियामेंट के अंदर से तस्वीरें हटा दी। हसीना वाजिद के खिलाफ कई अदालतें कायम हुईं और 2025 में एक ट्रिब्यूनल ने इन्हें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात में सज़ाए मौत सुनाई और अवामी लीग पार्टी पर भी पाबंदी लगा दी। और यूं हसीना वाजिद का पूरा नाम बांग्लादेश के अंदर से ख़त्म कर दिया गया और इनकी पार्टी को भी बांग्लादेश के अंदर से ख़त्म कर दिया गया। फिर बांग्लादेश के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस को बनाया गया, जो कि आज भी बांग्लादेश के अबूरी वज़ीर आज़म हैं। उस्मान हादी का मर्डर आखिर क्यों किया? और यहाँ तक के लोग ये भी बोलते हैं कि उस्मान हादी के मर्डर के पीछे इंडिया का हाथ। उस्मान हादी के मर्डर के पीछे इंडिया का हाथ क्यों बताया जाता है? उसकी वजह यह है कि रवां साल नवंबर में उस्मान हादी ने यह कहा था कि उनकी वाइफ को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उस्मान हादी का मर्डर आखिर क्यों और कैसे किया गया? 12 दिसंबर 2025 को जब जुमे की नमाज पढ़कर उस्मान हादी अपने घर को जा रहे थे, तो 2 शूटर हमलावर आते हैं और आने के बाद उनके सर में गोलियां मारते हैं और गोलियां मारकर वहां से चले जाते हैं। उस्मान हादी को फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाया जाता,
वो हमलावर बाइन सिंह बॉर्डर रूट का इस्तेमाल करते हैं। वो मीरपुर से अशोलिया के रास्ते गाजीपुर पहुंचते हैं, जहां वो एक नामालूम गाड़ी पर बैठ हलाकोट पहुंचते हैं और वहां पर एक पेट्रोल पंप से एक और गाड़ी में बैठकर इंडियन बॉर्डर तक जाते हैं। और इनमें एक सिविल आदमी जो बांग्लादेश का रहने वाला बताया जा रहा है, वो उन शूटर की मदद करता है इंडियन बॉर्डर तक जाने में, जिनको बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है। उस्मान हादी की मौत की वजह एक और भी बताई जा रही है, और वो ये है कि जब बांग्लादेश में आम इंतखाबात का ऐलान हुआ तो इनके 2 दिन बाद उस्मान हादी ने खुद मुख्तार उम्मीदवार होने के तौर पर अपने कागजात जमा। और इसके अलावा उस्मान हादी ने बांग्लादेश के साथ शुमाली इंडिया के कुछ इलाकों को बांग्लादेश के मैप के साथ मिला पिक्चर को नशर किया, जिसके बाद इंडिया के अंदर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई। और यही कहा जा रहा है कि उस्मान हादी की मौत के पीछे इंडिया का हाथ है, लेकिन इंडिया ने इस हवाले से अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया। और ये भी बताया जा रहा है कि वो शूटर भी इंडिया से, और उस्मान हादी को मारने के बाद वो इंडियन बॉर्डर के जरिए इंडिया फरार हो चुके हैं। उनकी मौत के बाद बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किए जाते हैं और ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इनकी मौत के पीछे इंडिया का हाथ है। 6 दिन लगातार जिंदगी और मौत की जंग को हॉस्पिटल के अंदर लड़ते हुए उस्मान हादी आखिरकार जाँ बाक हो जाते हैं। इनकी नमाज जनाजा ढाका यूनिवर्सिटी में अदा की गई, जिनमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लोग यही कह रहे थे कि उनका बानी इस दुनिया से चला। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो एक नई केस के साथ। अल्लाह हाफिज।